शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम लोगों ने जैसे कि शुरू किया हुआ है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 15th लेसन लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन, वो भी हमारा अभी सीख कर हो गया है। ओके, तो बहुत ही डिटेल में मैंने ये सिखाया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट है, डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उन सबको हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया हुआ है। और डायग्राम आप लोगों को किस तरह से निकालने हैं और किस तरह से याद रखना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिएगा, फिर उसके बाद ही आज जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग आज सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन यानी एक साथ मिलजुल कर काम करना। ओके, तो भी यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है वो हम लोग आज देखते हैं और मराठी में उसको समन्वय कहते हैं। ओके, तो 1, sometimes while eating we bite our own finger or tongue by mistake। तो देखो ऐसे जनरली होता है हम लोग के साथ में, है ना। हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी उंगली ही हमारे दांतों के अंदर फंस जाती है और फिर हम लोगों का उंगली जो है वो हमारे ही दांतों में कटता है क्या नहीं, है ना। मेरे साथ तो कभी कभी होता है ऐसा। ओके, और कभी कभी चबाते चबाते जीभ जो होता है ना, हमारा टंग, वो भी कभी कभी ऐसे दांतों के बीच में आ जाता है, आता है ना। कभी कभी फिर लोग चिल्लाते हैं, मेरा जबान ही मैंने काट लिया मेरे दांतों से, है ना, होता है ना ऐसा कभी कभी। सो 2, sometimes we choke while eating in a hurry। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी में तुम लोग स्कूल में लेट हो रहे, मम्मी खाना दो, फटाफट फटाफट खाते, फिर निगलने को लगते, फिर क्या लग जाता है आपको, ठसका लगता है ना। फिर लगते हैं खांसने के लिए, जल्दबाजी में अगर खाते हैं तो ठसका लगता है ना। तो इसके जवाब में क्वेश्चन एंड आंसर्स में दिए हुए हैं। तो अभी क्यों ये सब होता है भाई, क्या है इसके पीछे का लिंक, तो अभी वो हम लोग देखते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो अपने ऑर्गन का जो सिस्टम है, उसका जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, अलग अलग ऑर्गन्स हमारे फंक्शन करते हैं। कहां पर फंक्शन करते हैं, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर यानी बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, उसको मराठी में बोलते हैं बहुपेशीय। ओके, तो देयर लाइफ गोज ऑन स्मूथली इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स इन द स्टिम्युली इन द सराउंडिंग। अभी वो इंसान जो होता है उसका लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथली चलता है, आसानी से चलता है, अगर उसका जो ऑर्गन है, उसके शरीर के जो अवयव है वो स्मूथली काम कर रहे हैं। तो इंसान जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, एनर्जेटिक होता है, हमेशा फ्रेश होता है ना। तो हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे वाह, ये तो कभी देखो तो भी एक्टिव ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन सिस्टम है वो बराबर से काम कर सकता है और उनके जो भी ऑर्गन्स है वो लोग उनके ऊपर कंट्रोल रख के काम करे। स्टिम्युली इन द सराउंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट
Systematic regulation of different processes can be called control, and bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination. From here to here, definition of coordination. तो कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? जब हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, अवयव जो है, वो लोग सिस्टमेटिक और रेगुलरली बराबर से काम करते रहते हैं। अभी जैसे एक समय में देखो, अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिखा रही हूँ, है ना? मैं एट ए टाइम में क्या क्या कर रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, मैं कैमरा में भी देख रही हूँ, फिर मैं पेन से भी आप लोगों को बता रही हूँ कि ये यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है। फिर आप लोगों को मैं पढ़ा भी रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और मैं समझ भी रही हूँ। तो एक समय में मैं कितने सारे काम कर रही हूँ, है ना? तो मेरे जो ऑर्गन है वो बराबर से काम कर रहे हैं। अभी आप लोग भी कुछ भी काम करते रहते हैं तो एट ए टाइम आप लोगों के कितने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, है क्या नहीं? देखते हैं, सुनते हैं, सांस लेते हैं और फिर एक साथ में लिखते हैं, सुनते हैं। क्लास में भी अगर हम लोग बैठे हैं तो एक समय में हम लोग कितने सारे काम करते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ऑर्गन है वो सही तरीके से सिस्टम में काम कर रहे हैं। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between different systems and organs participating at different steps of that activity is necessary. अभी कोई भी एक्टिविटी है, हम लोग अगर पूरा कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब हमारे जो सक्सेसफुली हमारा हर काम अगर हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑर्गन्स है उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो सही तरीके से चल रहा है। और एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट एक्टिविटी इज नेसेसरी। और हमारे हर एक काम के जो फिक्स है ऑर्गन्स, है ना, हर एक ऑर्गन जो है वो क्या काम करेगा वो तय है। जैसे हम लोग हाथ से काम करते हैं, खाना खाते हैं, पैरों से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ओके नहीं, दौड़ते हैं, है ना? तो इस तरह से तो एक समय में बहुत सारे काम हम लोग एट अ टाइम करते हैं। तो जो हमारा ऑर्गन है उसका कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सही तरीके से सारे ऑर्गन्स हमारे बराबरली एक्टिवली काम कर रहे हैं। और इन सब के लिए चाहे हम लोग कितने भी अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं एक ही समय में, तो हमारी जो एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन जो है वो बराबर होना जरूरी है। ओके, तो अभी जैसे निवाला होता है, हम लोग उठाते हैं उसको मुंह में ही डालते हैं, क्या नहीं? तुम लोग क्या नाक में डालते हो, कान में डालते हो क्या? नहीं ना, डायरेक्ट पेट में डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए दिया हुआ है ना मुंह, तो वो मुंह में ही हम लोग डालेंगे ना हाथ से, इस तरह से। Here, if due to lack of coordination or some other factors, अगर कोऑर्डिनेशन में कुछ कमी हो जाता है या फिर किसी कारण की वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, there is confusion at any step, the activity may not get completed. तो फिर उस काम में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं, ऑर्गन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनका जो वो स्टेप्स है, उनका जो कोऑर्डिनेशन करना होता है उनको, उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो स्टेप जो है, जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। There should not be any randomness at any step. तो क्या होता है, ऐसे समय में जो एक रैंडमली काम करना चाहिए ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन निर्माण हो जाता है, क्रिएट हो जाता है और फिर रैंडमली कोई भी काम वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते हैं।
There needs to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature. अभी ये आगे मैं सिखाती हूँ आपको. There needs to be proper coordination between internal activities. तो हमारे बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन से जो भी एक्टिविटी है उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है और वो भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है. इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स. अगर इंटरनल एक्टिविटी जो है हमारे बॉडी के अंदर की तो उसकी वजह से क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या है वो देखो. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जब काम करते हैं प्रॉपरली तो लाइक बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वो वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं, एंजाइम लेवल को एटसेट्रा, और स्टिम्युली अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो स्टिम्युली अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट यानी हमारा जो बाहर का जो एनवायरमेंट है उसको बैलेंस करने का काम हमारा बॉडी करता है. अभी फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को. जब ठंडी होती है तो हम लोगों को हीट क्रिएट करता है हमारे बॉडी के अंदर कि हम लोग को ज्यादा ठंडी ना लगे. ऐसा तो बाहर के एनवायरमेंट का भी इफेक्ट हमारे ऊपर होते रहता है जिसको बैलेंस करने का काम हमारे ऑर्गन्स करते रहते हैं. सॉरी. Proper coordination between various systems of an organism helps to maintain the state of equilibrium called homeostasis, which is necessary for the optimal efficiency of the body. तो हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. उसके बीच में जो वेरियस सिस्टम है जैसे दिमाग का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, हाथों का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, इंटरनल ऑर्गन हमारे जो भी काम करते हैं, लंग्स, स्टमक, सब लोगों के जो काम है वो अलग अलग है. ओके. तो इन कार्यों को ये जो भी काम होते हैं हमारे ऑर्गन्स जो है वो बराबर सिस्टमेटिकली करते हैं, है ना. एक स्टेबिलिटी में वो लोग करते हैं. उनके जो काम है वो रेगुलर करते रहते हैं. इसे ही क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. अभी ये जो पेड़ है, ये जो वनस्पति है, इनके बीच भी कोऑर्डिनेशन रहता है. तो भाई वो किस तरह से होता है देखते हैं हम लोग. प्लांट डू नॉट हैव सिस्टम्स लाइक द नर्वस सिस्टम और मस्क्यूलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स. ऑब्वियसली इंसानों की तरह प्लांट्स में नर्वस सिस्टम और मस्क्यूलर सिस्टम तो नहीं होगा ना. एनिमल्स मीन्स एनिमल्स. इंसान भी एक एनिमल ही है. तो देन हाउ डू प्लांट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स. तो फिर ये प्लांट्स जो है इनमें किस तरह से मूवमेंट्स होते हैं. इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेस गिवन टू द स्टिम्युली. प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो मेनली किसका रिस्पॉन्स होता है? स्टिम्युली का वो रिस्पॉन्स होता है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली. अभी देखो भाई नीचे ये जो भी आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो भाई देखो यहाँ पर पोलन ट्यूब ग्रोविंग टुवर्ड्स द ओव्यूल, फिर फोटोट्रॉफिक रिस्पॉन्स, देन थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स. तो फिर ये जो डायग्राम है ये आप लोग निकालोगे एक एक डायग्राम विथ नेम 5-5 बार. और फिर ये जो नेम्स है वो नेम्स भी आप लोग
याद करोगे, ठीक है, स्पेलिंग्स के साथ। तीनों डायग्राम आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये तुम लोगों को निकालने के लिए कहा जाएगा और पार्ट्स के नाम आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाएगा। तो प्लीज एक बार ये डायग्राम आप लोग जरूर निकालिएगा। ओके, तो अभी इसमें हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी मूवमेंट और ग्रोथ, अभी ये जो प्लांट्स जो भी मूवमेंट करते हैं ना, हिलते डुलते हैं, या फिर उनका जो ग्रोथ होता है ना, बढ़ते हैं ना, वो भी उनका भी हाइट बढ़ता है, साइज बढ़ते हैं पत्तों के, फल आते हैं, फूल आते हैं, ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स ही है। ओके, तो उनका जो हालचाल है, मूवमेंट है, उनका जो वार है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। अंडरलाइन करना इसको। आंसर इन वन सेंटेंस में ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को। द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिम्युलस, दैट इज इट ग्रोज टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो अभी हम लोगों ने देखो 5th 6th स्टैंडर्ड में भी ये सीखा हुआ है, जिधर से उसको लाइट मिलता है उसके तरफ ही प्लांट जो है वो बढ़ते रहते हैं। द मूवमेंट शोन बाय प्लांट्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। है ना सिंपल? जिधर लाइट है उधर ही वो उनका जो बढ़ने का जो रहता है, ग्रोथ जो रहता है, वो उसकी ओर ही झुकते रहता है। अभी ये तो तुम लोगों को पता है ना, फोटोसिंथेसिस, जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर, वो लोग अपना खाना तैयार करते हैं। उनके जो अंदर ग्रीन वो क्लोरोफिल होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट उन लोगों को खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। इसके लिए वो सनलाइट की तरफ ही झुकते हैं, लाइट की तरफ वो लोग झुकते हैं। तो इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, नाउ द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युली लाइक ग्रेविटेशन एंड वाटर। अभी द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युली। अभी जब भी हम लोग कोई पेड़ लगाते हैं जमीन के अंदर, तो उसका भी जो ग्रोथ होता है ना, वो क्या उसका ऊपर भी वो किसका रिस्पॉन्ड करता है? उसका जो ग्रोथ होता है, उसका जो रूट सिस्टम है, वो भी क्या है? लाइक ग्रेविटेशन ऑफ वाटर। कहाँ गया भाई? यस, यहां पर। ओके, इन शॉर्ट, द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट गिव रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशन एंड वाटर। तो भाई ये प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं ना। These responses are called gravitropic movement. Underline this. Very important, and hydrotropic movement respectively. अभी ग्रेविट्रॉपिक यानी ग्रेविटेशन एंड हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स वाटर का जो है वो, ओके, हाइड्रो बोलते हैं उसको, पानी को, तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट रिस्पेक्टिवली। Movement shown by plants in response to specific chemicals is called chemotropic movement. For example, the growth of the pollen tube towards the ovule. Very important. Again, underline this also. प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होता है तो वो हम लोगों को क्या दिखाता है? उसका एक
स्पेसिफिक केमिकल यानी रसायन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है, उसकी ओर वो बढ़ता है, इसके लिए उसको केमोट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। अभी देखो यहाँ पर तुम लोगों का जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम वही है। देखो पोलन ट्यूब ग्रोइंग टुवर्ड्स द ओव्यूल। अभी ये है ओव्यूल और ये है पोलन ग्रेन्स। ओके, इसके लिए अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहेंगे ना डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन, तो हर एक डायग्राम का अभी जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। इसके लिए ये बराबर से करना, और लिखते समय क्या करो ना, मैं आइडिया देती हूँ तुम लोगों को। एक डायग्राम निकालो, उसके नीचे उस डायग्राम के बारे में जो भी जानकारी दी गई है उसको लिखो, तो आप लोगों का डायग्राम का रिवीजन भी, डायग्राम भी हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी और ये पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। और लिखने में और पढ़ने में अगर तुम लोगों ने सुस्ती की ना बच्चों, तो तुम लोग कभी नहीं पास हो पाओगे एग्जाम में। इसके लिए रीडिंग ऑफ लेसन इज वेरी 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 डॉट 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 इम्पॉर्टेंट। और राइटिंग, क्यों राइटिंग करना चाहिए? राइटिंग करते हैं या फिर रीडिंग करते हैं तो हम लोगों के आंखों के द्वारा वो ब्रेन में स्कैन होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग कैसे फीड करके रखते हैं ना, वैसे ही हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, और इसमें एक बार ये शब्द बैठ गए ना, और तुम लोग इससे सोचते रहेंगे अरे ये मेरे से नहीं होगा यार, ये बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। अगर तुम लोग ऐसे खुद को ऐसे बोलते रहेंगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान है, मैं कर पाऊंगा, दिस इज वेरी इजी। एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर बहुत इजी लगता है। जब एक बार डायग्राम निकालेंगे, लिखोगे तुम लोग, तो थोड़ा इजी दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। फिर दूसरी बार करोगे, इसके लिए मैं 5 टाइम बोलती हूँ। पहली बार देख के लिखो, दूसरी बार देख के लिखो बराबर से, तीसरी बार थोड़ा देख के लिखो, थोड़ा बिना देखे लिखो, फिर चौथी बार कोशिश करो कि बिना देखे लिखे। फिर भी कोई कोई सेंटेंस याद नहीं आएगा या स्पेलिंग याद नहीं आएगा तो देख लो, लेकिन 5वीं बार तक है ना आप लोगों को पूरा लिखने आना चाहिए। अगर नहीं होता है ना इन केस, तो फिर 10 बार करो, सुस्ती मत करो। सुस्ती करोगे तो फिर गए काम से। ओके, नाउ all the above mentioned movements of plants are related with growth। अभी जो भी ऊपर हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बताए गए हैं वो किससे रिलेट करते हैं? उनकी ग्रोथ से। Hence, all such movements are collectively called growth relevant movements। सिंपल है, ये जो भी मूवमेंट है वो उसकी ग्रोथ के लिए काम आते हैं, इसके लिए उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट्स, है ना। अभी देखते हुए यहाँ पर क्या दिया इन लोगों ने, डू यू नो में टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल्स ऑफ, जब उनको हम लोग टच करते हैं ना, उनकी टेंड्रिल्स को, वो क्या होते हैं? बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नाजुक, कोले बोलते हैं ना हम लोग। जैसे भी तुम लोगों ने करेले का बेल देखा या कोई भी बेल देखो तुम लोग, वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इवन मनी प्लांट का भी तुम लोग देखोगे तो बहुत ही वो सेंसिटिव होते हैं। अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। ऑक्सिन कहलाने वाला ये जो हार्मोन है वो एपिकल पार्ट ऑफ द शूट, वो किसके लिए हेल्प करता है? इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स में वो हेल्प करता है। Hormones like gibberellins help in stem elongation and cytokinins help in cell division। तो hormones like gibberellins help in stem elongation, stem को बढ़ने में ये मदद करता है, and cytokinins help in cell division। cytokinin जो है वो सेल को डिवीजन करने में मदद करता है। द हार्मोन
abscisic acid is effective in prevention and retardation of growth, leaf wilting, etc. अभी ये जो हार्मोन है अपना एब्सिसिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, जो भी प्लांट्स की जो ग्रोथ होता है तो उसको स्लोली करने का काम वो लोग करते हैं। और जब भी वो पत्ते वगैरह जब मुरझा वगैरह जाते हैं तो उसके ऊपर ये इफेक्टिवली काम करता है। अभी हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी पत्ते भी मुरझा जाते हैं, तो उसके ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट देम। अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हम लोगों को। टच मी नॉट, ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। ये है ना, ये जो पत्ते होते हैं ना, इनको टच करते हैं ना तो वो ऐसे बंद हो जाते हैं। तुम लोगों ने भी देखा होगा। टच मी नॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप, लोटस, बाल्सम। ओके, तो वेरियस प्लांट्स यहाँ पर दिया हुआ है। On careful observation, it is seen that in plants like touch me not, उसको माइमोजा कहते हैं, movement also occurs at the place where other than where it has been touched. तो अभी जब भी उसको टच करते हैं ना तो वो पत्ते जो होते हैं ना ऐसे खुले हुए रहते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। Hence, we can infer that the information about the touch must have been relayed within the plant from one place to another. अभी इसका मतलब ऐसा है कि जब हम लोगों को हमने उसको टच किया तो उसको बराबर से वो मैसेज मिलता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट की ओर, और वो तुरंत क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको। अभी प्लांट्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से लेके दूसरे जगह तक वो क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस का द्वारा वो लोग ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन। इसके लिए जैसे ही हम लोग टच मी नॉट को टच करते हैं ना, वो पहले ही बोलता है टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। फिर भी हम लोग जब उसको छू लेते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, किसकी वजह से, कौन उसको इंफॉर्मेशन दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल की वजह से। Plant cells change their shape by increasing or decreasing their water content and thereby bring about the movements of the plant. अभी जो भी प्लांट सेल है उसमें चेंजेस कब आते हैं, कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, वो उसका शेप जो भी होता है वो बढ़ता, आकार जो है उसका इंक्रीजिंग होना यानी बढ़ना, डिक्रीज होना यानी कम होना, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके वाटर कंटेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। देयर बाय ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट के मूवमेंट को इसकी वजह से क्या मिलता है भाई, बराबर से उसका मूवमेंट होते रहता है। और उसका इफेक्ट किसके द्वारा, किसका होता है, वाटर के ऊपर उनका मूवमेंट होता है। सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स डू नॉट लीड टू द प्लांट्स ग्रोथ। अभी कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ में काम नहीं आते। ओके, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स। जो ग्रोथ में काम नहीं आते वो ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट्स, और जो ग्रोथ में काम में आते हैं तो ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट्स। तो हम लोगों ने इसके पहले यही सीखा है। ओके, एज रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स, plant hormones bring about
वेरियस मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अभी जैसे ह्यूमंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा ना कि बाहर के सराउंडिंग का इफेक्ट को उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बराबर से कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से प्लांट्स भी उनके भी एनवायरमेंट के हिसाब से उनके भी मूवमेंट्स होते रहते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर क्या दिया है डू यू नो में देखते हैं हम लोग। इन द प्लांट कॉल्ड Venus flytrap, there is a trap that appears and smells like flowers and deceives insects. When an insect visits that flower-like trap, the trap closes up and the trapped insect is digested by the plant. तो आप लोगों ने ये बात सुनी है क्या नहीं सुनी है मुझे नहीं पता, लेकिन इंसेक्ट्स खाने वाले भी प्लांट्स है। इंसेक्ट खाने वाले भी प्लांट्स है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, वो प्लांट का नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप ये है ना, क्या करता है प्लांट पता है तुम लोग को। ये जो कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर से या फ्लाई वगैरह कुछ उड़ता रहेगा ना, तो वो क्या करता है उन लोगों को फंसाने के लिए उसमें एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव सुगंध जो रहता है, फूलों की तरह ही एक खुशबू वो बाहर छोड़ता है। ठीक है, एक्चुअली वो खुशबू यानी क्या है, एक ट्रैप होता है उस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। वो ऐसे बैठ जाता है, देखो ऐसे बैठता है, वो ऐसे बैठता है, फिर वो इंसेक्ट उसका जो खुशबू होता है ना उससे वो अट्रैक्ट होता है। ओके, फिर जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है तो ये जो प्लांट होता है ना विद इन नो टाइम उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है, ऐसे बंद कर देता है अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है अंदर के अंदर ही पूरा गट्टम खत्म गुल। पता है तुम लोग को। और ना मैंने इसे सुना है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी ऐसे कुछ प्लांट्स है, पता है तुम लोग को। तो है ना वो एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स को, फिर कोई ह्यूमन बीइंग्स भी अगर जाता है ना, तो ऐसे तुम लोगों ने सुना होगा ना कि कभी कभी इस जगह पर गया हुआ इंसान ना वापस आया ही नहीं है। तो उसके पीछे का ना रीजन ये भी हो सकता है, मैं तुम लोग को बताती हूँ। मैंने इसे सुना है ना, वो प्लांट्स है ना ऐसे होते हैं, देखो, अरे बाबा, वो है ना प्लांट्स है ना ऐसे होते हैं, देखो। मैं ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं निकालती हूँ, ऐसे 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 होते हैं। हाँ, फिर इधर ऐसे कुछ सर्कल के जैसा रहता है। फिर कोई भी इंसान, अभी उसको तो पता नहीं कि ये पेड़ है, ये इस तरह से फैला हुआ है, जैसे हम लोग शेर वगैरह को ट्रैप कर से करते हैं ना वैसे। तो कोई भी चल के अंदर आने तलक है ना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और जब वो सेंटर में आता है ना तो फिर ये सडनली बंद हो जाता है, फिर वो ऐसे हो जाता है शेप उसका, ये देखो ऐसे स्टैंडिंग में। फिर वो उसको अंदर हजम कर लेता है एनिमल को। ठीक है, और मैंने ये सुना है कि अभी भी ऐसे वाले प्लांट्स है हिमाचल में और घने जंगलों में। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम। कमल का फूल जो होता है वो दिन में खिलता है। वाइल दैट ऑफ द ट्यूबरोज यानी निशिगंधा का जो फूल होता है, पोलियंथस ओपन्स एट नाइट, तो ये रात के समय में खुलता है ना। तुम लोगों ने भी ऐसे पढ़ा होगा या फिर देखा भी होगा, तुम लोग गार्डन वगैरह रहेंगे तो दिन में खिलने वाले फूल और रात को खिलने वाले फूल, जैसे ब्रह्म कमल भी है, और फिर पारिजात का जो भी फूल है, रात रानी का जो फूल है वो भी रात को ही खिलता है, और दिन में खिलने वाले तो फूल तुम लोग को पता ही है। Fibrils present on the leaves on the insectivorous plant. Insectivorous plant यानी जो इंसेक्ट को खाते हैं वो प्लांट। ड्रोसेरा के बारे में बताया है हमें,
bend inwards as soon as an insect lands on the leaves। तो इसके ये जो फिब्रिल्स है ना, वो तुरंत क्या कर देते हैं, वो कैप्चर कर देते हैं उस इंसेक्ट को। इंसेक्ट लैंड्स ऑन द लीव्स एंड सराउंड्स द इंसेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। और जिस तरह से अभी मैंने तुम लोग को डायग्राम बनाकर बताया था ना, उसी तरह से वो क्या कर देता है, इंसेक्ट को अंदर ले लेता है और अपने अंदर पैक कर लेता है उसको। इन द ब्लॉसम द राइपेंड फ्रूट देही सेस मीन्स बर्स्ट ओपन एट द राइट टाइम टू डिस्पर्स द सीड्स। तो ब्लॉसम, ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर जो राइपेंड फ्रूट होता है ना, तो एक पर्टिकुलर पीरियड हो जाने के बाद वो जो फ्रूट है वो फूट जाता है और फिर उसके जो बीज होते हैं वो सब जगह पे फैल जाते हैं। ओके, तो भाई आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। उसके आगे है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 4 में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से समझ लेना, फिर मैं आपको सिखाती हूँ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है। आई होप 4 पार्ट तक ये कंप्लीट होगा, नहीं होगा इसके आगे भी हम लोग को जाना होगा, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो देन मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।